दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मुगल कालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मुगल काल में जब्त किससे संबंधित था, आपको बताना है। तो उत्तर है, मुगल काल में जब्त भूमि की या जमीन की पैमाइश से संबंधित था। तो याद रखिएगा, मुगल काल में जब्त जमीन की पैमाइश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी 1601 ईस्वी के लगभग कितनी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी 1601 ईस्वी के लगभग 15% थी। और आप जान लीजिए, करीब 85% लोग उस समय गाँव में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार भी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मिरासी, घरू हल, खुद काश्त और पाही काश्त में से मुगल काल में निवासी खेतिहर के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं था क्या। तो उत्तर है पाही काश्त। दोस्तों खुद काश्त किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे, जबकि पाही काश्त या पैकाश्त में दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सही सुमेलन करना है। इसमें तवीब तवीब किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो तवीब जो है ये मुगल काल में चिकित्सा और चिकित्सक के लिए, बक्काल अन्य धान्य व्यापारी के लिए, कुलकर्णी, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुलकर्णी मुगल काल में दोस्तों ग्राम लेखाकार होता था। इजारदार ये सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का किसान होता था, इजारदार। बेगम शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां जो थीं उन्हें बेगम कहा जाता था। और अगहा, देखिए, अन्य पत्नियां वे स्त्रियां जो कुलीन परिवार में न जन्मी हो उन्हें अगहा कहा जाता था। इसके अलावा अगाचा उपपत्नी को और ख्वाजा सर गुलाम हिजड़े को कहा जाता था। तो ये एक बार फिर से आइए रिवाइज कर लेते हैं सही सुमेलन। तबीब चिकित्सा और चिकित्सक से संबंधित था। बक्काल अन्य धान्य व्यापारी को कहा जाता था। कुलकर्णी ग्राम लेखाकार होता था। इजारदार सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का किसान था। बेगम शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां। अगहा अन्य पत्नियां होती थीं जो स्त्रियां कुलीन परिवार में न जन्मी हों। अगाचा उपपत्नी और ख्वाजा सर गुलाम हिजड़े को कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलूतेदार शब्द का उपयोग किसको निर्देशित करने के लिए किया जाता था। तो उत्तर है, बुलोटीदार या बलूतेदार गांव की प्रजा, नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार, मोची ये होते थे। और एक प्रकार से ये सेवादार लोग होते थे। तो बलूतेदार शब्द का प्रयोग सेवादार लोगों जैसे नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार, मोची आदि के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सैन्य विभाग में अहदीस क्या था। तो उत्तर है उच्च वर्गीय घुड़सवार। देखिए, मुगल सैन्य व्यवस्था में अहदीस उच्च वर्गीय घुड़सवार को कहा जाता था। बरगीर केंद्रीय घुड़सवार को, पैदल सैनिकों को अहिशाम, औम और शेहबंदी में विभाजन किया गया है। खिदमतिया अपराधी प्रकृति के लोग थे जो शाही महल के आसपास सुरक्षा के लिए नियुक्त होते थे। ताबीनान सशस्त्र परिवार परिचर को कहा जाता था। और मीर ए आतिश ये तोपखाना का प्रमुख होता था मुगल काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय घुड़सवार को क्या कहा जाता था। तो उत्तर है बरगीर। अभी अभी आपने जाना है कि मुगल सैन्य व्यवस्था में अहदीस जो था ये उच्च वर्गीय घुड़सवार थे और बरगीर केंद्रीय घुड़सवार को कहा जाता था। और देखिए, सशस्त्र परिचर जिसको अंगरक्षक भी कहा जाए, सशस्त्र परिचर को क्या कहा जाता था, ताबीनान। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के काल में दीवाने बयूयात प्रभारी होता था किसका। तो उत्तर है
कारखाना था। याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल में दीवाने बयूयात अथवा नाजिरे बयूयात कारखानों का अधीक्षक होता था और विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलाली नामक सिक्का किसने चलाया था? तो मुगल बादशाह अकबर ने जलाली नामक सिक्का चलाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, जलाली नामक सिक्का अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शंसब क्या होता था? तो उत्तर है अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का, इसको शंसब कहा जाता था। टकसालों की संख्या मुगल काल में सर्वाधिक थी, किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों टकसालों की संख्या सर्वाधिक थी। और देखिए, वजीर, वकील, मीर बख्शी और मीर सामा में से अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो उत्तर है वकील। दोस्तों वकील जो था ये अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह और बहादुर शाह में से निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद किसने प्रदान किया था? तो उत्तर है मोहम्मद शाह ने। दोस्तों मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था। अगला प्रश्न है देखिए, चिनकिलिज खां को निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी किसने? तो मोहम्मद शाह ने। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह ने दोस्तों चिनकिलिज खां को निजामुल उल मुल्क की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह और शाह आलम में से वह जिसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसने या किस मुगल बादशाह ने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था? तो सही उत्तर है शाहजहां ने। और याद रखिएगा, मुगल शासन में शाहजहां ने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था और जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न इसी से है कि कश्मीर में शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है जहांगीर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1568 में मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था कब? तो उत्तर है महाराणा उदय सिंह को पराजित करने के बाद। दोस्तों 1568 में महाराणा उदय सिंह को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अकबर चित्तौड़ विजय के स्मृति स्वरूप वहां की महामाता के मंदिर से विशाल झाड़ फानूस आगरा ले आया था और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने फतहनामा भी जारी किया था। अगला प्रश्न देखिए, मुगलकालीन प्रशासन से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि मुगल प्रशासन में दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था किसको? तो उत्तर है मीर आतिश को। दोस्तों मुगल प्रशासन में दरोगा ए तोपखाना मीर आतिश के नाम से जाना जाता था और आप जान लीजिए, दरोगा ए तोपखाना या मीर आतिश का पद मंत्री का पद न होते हुए भी महत्वपूर्ण था। शाही तोपखाना उसके अधीन था। तोपों को बनवाना, किलों में उनकी व्यवस्था और बंदूकों का निर्माण आदि उसकी देखरेख में होता था और अधिकांशतः यह पद किसी तुर्क या ईरानी को दिया जाता था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था और मुहतसिब जो होता था ये मुगल प्रशासन में जन आचरण के निरीक्षण का विभाग होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर और बाबर में से इलाही प्रकार की मुद्राओं को किसने चलाया था? तो उत्तर है इलाही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन अकबर ने कराया था और अकबर ने मुगलों की टकसाल और मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का शंसब था जो तौल में 101 तोले के करीब था और इसका प्रयोग बड़े लेन देन में होता था। सोने का सबसे अधिक चलने वाला सिक्का इलाही कहलाता था जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। इसके अतिरिक्त सोने के अन्य सिक्के भी थे जिनकी कुल संख्या 26 थी। तो इससे स्पष्ट है कि इलाही प्रकार के सिक्कों को अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंदिर, कर, गांवों का समूह और भूमि में से
पैबाकी शब्द का तात्पर्य क्या था? तो उत्तर है पैबाकी जो है भूमि होती थी। और दोस्तों मुगल प्रशासन में भूमि कर के आधार पर भूमि का विभाजन दो भागों में किया गया था। एक तो खालसा जागीर और पैबाकी। पैबाकी के अंतर्गत आने वाली भूमि केंद्रीय नियंत्रण में रहती थी और मुगल काल में जागीरों के हस्तांतरण की एक आम प्रक्रिया बन गई थी और ऐसे हस्तांतरणों के समय यह भूमि केंद्र की देखरेख में रहती थी। इसे पैबाकी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनसबदारों के लिए माहवार वेतन प्रथा आरंभ हुई थी किसके काल में? आप बताना है आपको। तो उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि मनसबदारों के लिए महीने का वेतन प्रथा का प्रारंभ शाहजहां ने शुरू करवाया था। और मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य प्रशासन की मुख्य विशेषता थी और इसका प्रारंभ अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन जागीरों और जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण लिखने वाला अभिकरण क्या था? तो ये था सवानिह निगार। दोस्तों सवानिह निगार अभिकरण मुगल कालीन जागीरों और जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। और दीवाने खालसा एक प्रकार की जागीर थी जो सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी। और दोस्तों तो याद रखिएगा, सवानिह निगार अभिकरण जो है ये मुगल कालीन जागीरों और जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। अगला प्रश्न है, मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? तो ये पूरक सिपाही होते थे। याद रखिएगा, मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली जो है ये पूरक सिपाही होते थे। मुगल सेना 3 श्रेणियों में विभाजित थी, मनसबदारों के सैनिक, अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक। दाखिली सैनिक पूरक सिपाही होते थे और इनकी नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी, लेकिन इन्हें मनसबदारों वाली सेना के नेतृत्व में रखा जाता था और 2 दाखिली सैनिकों के बीच एक घोड़ा होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो उत्तर है खाने शामा। दोस्तों मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी खाने शामा होता था। इसका कार्य शाही रसोई घर और राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। ये शाही परिवार के संपूर्ण व्यय का ब्यौरा रखता था। राजमहल के सभी कर्मचारी इसके नियंत्रण में कार्य करते थे और मुगल काल में ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। अगला प्रश्न, आप जानते हैं कि मुगल काल के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य क्या था? तो सैन्य प्रशासन का अधिकारी जो होता था वो मीर बख्शी होता था। और आप जान लीजिए कि अकबर के शासनकाल में जो केंद्रीय प्रशासन तंत्र का पुनर्गठन हुआ था उसमें मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था, लेकिन उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। वो मनसबदारों की सूची रखता था, उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत यानी मीर बख्शी के कार्यों के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण और शक्ति संतुलन के अंतर्गत सूबेदार पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी कौन था? तो ये था दीवान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है मुगल प्रांतीय हाँ, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण और शक्ति संतुलन के अंतर्गत सूबेदार पर नियंत्रण रखने वाला दीवान होता था। मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? उत्तर है शिकदार। दोस्तों मुगलों के काल में आप जान लीजिए परगना का मुखिया शिकदार कहलाता था, जो वहाँ की शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। ये फौजदार के अधीन रहता था। कृषकों से भू राजस्व की वसूली में यह आमिल की सहायता भी करता था और इसके अतिरिक्त शिकदार परगने में न्यायाधीश के रूप में फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व यानी जमा सदैव ही वास्तविक वसूली यानी हासिल से अधिक रहता था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था भू राजस्व अधिकारी द्वारा राजस्व का गबन कर लेना। तो आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुगल काल में जो निर्धारित भू राजस्व था ये हमेशा ही वास्तविक से अधिक रहता था। इसका प्रमुख कारण भू राजस्व अधिकारियों का राजस्व गबन करना था। और मुगल काल में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही थी जबकि जागीरों का अभाव था और जागीरों की आमदनी घटती जा रही थी जबकि सामंतों की संख्या और उनकी आमदनी में वृद्धि हो रही थी। ऐसी स्थिति में वे भू राजस्व का गबन करते थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जात, सवार, किरोड़ी और मशरुत में से मनसबदार की हैसियत का नहीं था, तो उत्तर है करोड़ी। करोड़ी जो था ये आप जान लीजिए कि ये मनसबदार की हैसियत का नहीं होता था। अगला प्रश्न है, मुगल सेना का नौसेनापति कौन होता था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मीर ए बहर। आप जान लीजिए मुगल साम्राज्य मूलतः स्थल साम्राज्य था, इस कारण उसके समय में एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण न हो सका और मुगलों की नौसेना सर्वदा दुर्बल रही और कभी भी यूरोपियन जातियों से समुद्र पर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रही। मुगल सेना का प्रधान मीर ए बहर होता था, जिसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में इजरा क्या होता था? तो सही उत्तर है, मुगल काल में इजरा राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी जो ठेका प्रणाली पर आधारित थी। इसके अंतर्गत जागीरदारों द्वारा किसानों से अत्यधिक भू राजस्व वसूली के लिए कृषि भूमि को ठेका पर दिया जाता था, जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर, शाहजहां, अकबर और जहांगीर में से वह जिसने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की थी? तो उत्तर है अकबर ने। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर अपने प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन की नीति को प्रारंभ किया और अकबर भारत का पहला मुसलमान शासक था जिसने अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ समान व्यवहार किया और राष्ट्रीय हित को राज्य की नीति का आधार स्वीकार किया। अकबर ने 1574 में अपनी कर प्रणाली में संशोधन किया और राजस्व संग्रह को सैन्य प्रशासन से अलग किया। सूबेदार या राज्यपाल अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि कर संग्रहकर्ता कर इकट्ठा करके राजधानी भेजता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरमान, सनद, खुतबा और निशान में से मुगलों के शासनकाल में शाही दस्तावेज क्या नहीं था? तो उत्तर है खुतबा। दोस्तों, खुतबा ईद उल फितर और शुक्रवार को विशेष अवसरों पर नमाज के समय पढ़ा जाने वाला धर्मोपदेश था, जिसमें चारों खलीफाओं और उनके उत्तराधिकारियों के साथ सम्राट के नाम का उल्लेख होता था। जबकि फरमान, सनद और निशान ये एक प्रकार से शाही दस्तावेज होते थे। इसमें निशान किसी शहजादे द्वारा दिया जाने वाला आदेश पत्र, फरमान का अर्थ शाही आदेश या शाही आज्ञा और खुतबे में सम्राट का नाम शामिल न करने का मतलब होता था शासक के रूप में सम्राट को नकार देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन आचरण विभाग का प्रधान कौन था? तो उत्तर है मुहतसिब। दोस्तों, मुहतसिब मुगल काल में जो ऐसा अधिकारी होता था वो आचरण के निरीक्षण का कार्य करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध, व्यापार, वित्त और धर्म और परमार्थ कार्यों में से सद्र और सुदूर, देखिए, सद्र उस सुदूर का कार्य क्या होता था? तो उत्तर है धर्म और परमार्थ कार्यों का जो है निरीक्षण करना। तो दोस्तों, सद्र उस सुदूर के अनेक कार्य थे। पहला, ये दान विभाग का प्रधान अधिकारी था। दूसरे, यह बादशाह को धार्मिक विषयों पर परामर्श देता था। तीसरा, प्रधान काजी के रूप में उसे मुकदमों का निर्णय भी देना होता था और ये प्रांतीय काजी और स्थानीय काजियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता था और निर्णय देता था। और न्याय के क्षेत्र में बादशाह के पश्चात इसका दूसरा स्थान था और ये प्रांतीय और स्थानीय काजियों की नियुक्ति के लिए बादशाह से सिफारिश भी किया करता था। अगले प्रश्न पर आते हैं, जहांगीर, शेरशाह, अकबर और शाहजहां में से अल्तमगा भूदान आरंभ किसने किया था? तो उत्तर है अल्तमगा भूदान। दोस्तों, ये जहांगीर ने प्रारंभ किया था और अल्तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय से हुई थी। यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द किससे संबंधित था? तो उत्तर है भू राजस्व से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे मदद ए माश कहा जाता था। याद रखिएगा, मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि जो है मदद ए माश कही जाती थी और इसे सयूर गल भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से मुहतसिब विभाग खोलने वाला शासक कौन था? तो उत्तर है औरंगजेब।
दोस्तों आप जान लीजिए कि मुहतसिब जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। और न्याय विभाग जो होता था उसमें काजी उल कुजात यानी मुख्य काजी का कार्य होता था और ये मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए काजी उल कुजात, काजी, मुफ्ती और मीर आदिल में से मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए उत्तरदायी कौन था? तो ये थे मुफ्ती। दोस्तों मुफ्ती जो है अरबी न्यायशास्त्र का विद्वान होता था और मुफ्ती मुसलमानी कानून की व्याख्या करते थे। अगला प्रश्न है शेख जादा था क्या? तो उत्तर है भारतीय मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आम शब्द, इसे शेख जादा कहा जाता था। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरो को प्राप्त किया गया था कहाँ से? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोलकुंडा की खदान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरो को प्राप्त किया गया था। जरीब क्या था? तो याद रखिए, जरीब दोस्तों एक भूमि मापक यंत्र होता था और जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है दोस्तों, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को पोलज कहा जाता था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए पोलज जो है ये सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं जो एक बॉक्स में दिए गए हैं। मंगोल परंपरा में अमीरों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या था? तो उत्तर है बेग। बेग शब्द जो है ये दोस्तों आप जान लीजिए कि बेग ये मंगोल परंपरा में अमीरों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द था। कार्यालय, ओहदा, जागीर और जाट में से मनसब क्या था? तो मनसब ओहदा और पद होता था। सरकार द्वारा किसान को दी गई पेशगी रकम को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है तकावी। जरीबाना क्या था? तो उत्तर है दोस्तों, जरीबाना जो है ये जरीब से भूमि मापने वाले कर्मचारी का शुल्क होता था, जरीबाना। अगला प्रश्न है अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था कब? तो याद रखिएगा दोस्तों, अकबर ने अपने साम्राज्य को अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में सूबों में विभाजित किया था। और प्रशासन की सुविधा के लिए सबसे पहले अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में दोस्तों संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया। ये प्रांत आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान और मालवा थे। लेकिन दक्षिण विजय के बाद 3 सूबे खानदेश, बरार और अहमदनगर के साम्राज्य में मिल जाने से सूबों की संख्या 15 हो गई और अकबर की मृत्यु के समय 1605 तक सूबों की संख्या 15 थी। अकबर के समय कश्मीर लाहौर प्रांत के अंतर्गत था। सिंध इस समय थट्टा के नाम से जाना जाता था जो मुल्तान प्रांत के अंतर्गत एक जिला था। और उड़ीसा बंगाल का एक भाग था और जहांगीर के समय कांगड़ा को विजित कर उसे लाहौर सूबे में मिला लिया गया और इसके समय में सूबों की संख्या 15 हो गई। शाहजहां ने कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा को अलग कर उन्हें स्वतंत्र सूबा बना दिया। इस तरह शाहजहां के शासनकाल में सूबों की संख्या 18 हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर में से मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया? तो अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से वह शासक जिसके समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया था? तो उत्तर है झरोखा दर्शन दोस्तों औरंगजेब के समय काल से बंद हो गया था और दिल्ली में औरंगजेब के नाम का खुतबा पढ़ा गया, तभी से उसका धार्मिक झुकाव प्रकट होने लगा था। और इस्लामी अस्मिता को संरक्षित रखने के लिए, उद्यत कट्टरपंथी वर्ग को शांत करने के लिए औरंगजेब ने कुछ उपाय किए, जैसे सिक्कों पर कलमा के प्रयोग की पाबंदी, इलाही कैलेंडर के उपयोग पर रोक, टीका और तुलादान समारोहों की समाप्ति, झरोखा दर्शन पर पाबंदी। तो याद रखिएगा सार्वजनिक संगीत समारोह और नवरोज मनाने पर भी पाबंदी ये औरंगजेब के समय लगाई गई थी। अगला प्रश्न है महतरफा और जाकत नामक सीमा शुल्क लगाया गया था किसके द्वारा? तो ये मराठों के द्वारा। भूमि पैमाइश के संदर्भ में भाओली का अर्थ क्या है? तो ये है भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली को भाओली कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, भाओली जो है
ये भूमि पैमाइश के संदर्भ में भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली थी और मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की प्रमुख प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। इसे भाओली भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुजफ्फर आलम, अतहर अली, सतीश चंद्र और शिरीन मूसवी में से वह इतिहासकार जिसने जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? तो ये सतीश चंद्र हैं। इन्होंने जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकाल में चाचर भूमि से क्या आशय था? तो वह भूमि जिसमें 5 वर्ष से कुछ भी न बोया गया हो। देखिए, अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पोलज जो कि सबसे उपजाऊ भूमि थी, परती, चाचर और बंजर। ऐसी भूमि जो 5 वर्ष से अधिक वर्षों तक परती रखी जाती थी उसे बंजर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासक सिंध की घुमंतू पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे, क्यों? तो इसका कारण था साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुयरघाल, अल्तमगा जागीर, मदद ए माश और पुण्य उदक में से राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था। तो अल्तमगा जागीर जो है वो राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर का समय काल 1713 से 1719 और मोहम्मद शाह 1719 से 1748 इसका शासनकाल रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब्ती हुंडी, दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी और फसलाना हुंडी में से हुंडी का कौन सा प्रकार नहीं है? तो जब्ती हुंडी और फसलाना हुंडी ये हुंडी के प्रकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शाही घराने की वह महिला जिसने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी थी? तो हमीदा बानो बेगम ने। पड़ौती भूमि कौन सी थी? तो उसमें जिसे 1 साल बिना जुताई के छोड़ दिया जाता था ऐसी भूमि को पड़ौती भूमि कहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह यूरोपीय यात्री जिसने यह टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनाई? तो एफ पेलसर्ट एक इतिहासकार हैं। एफ पेलसर्ट उन्होंने कहा है कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए साम्राज्य में जगह जगह उद्यान, विहार, महल और सराय बनवाई थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएं प्रदान किया करते थे। शाहजहां ने दंड पताका में इस सूची को शामिल किया? तो माही मरातिब। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब के पोते शहजादा मोइजुद्दीन जहांदार शाह के लिए मिर्जा मोहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक तुहफतुल हिंद की विषय वस्तु क्या है? तो यह है संगीत। और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है कि तबकाते अकबरी, अकबरनामा, मुंतखब उल तवारीख, मुंशात ए नमकीन में से फतहनामा का पूरा उद्धरण दिया गया है किसमें? तो मुंशात ए नमकीन में। तकसीम दस्तावेज वैसे ही हैं जैसे क्या होता है? तो उत्तर है मुआजना ए दहशाला। तो ये दोस्तों आप जान लीजिए कि तकसीम दस्तावेज वैसे ही हैं। अगला प्रश्न है, आगरा, बांसवाड़ा, अहमदाबाद, अजमेर में से मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? तो बांसवाड़ा जो है मुगल भारत का टकसाली शहर नहीं था, जबकि आगरा, अहमदाबाद और अजमेर यहाँ पर टकसाल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरखेज और बयाना मुगल काल में फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो आप जान लीजिए सरखेज और बयाना मुगल काल में नील के फसल बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे। पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए किसके समय में? तो जोधपुर के राव मालदेव के समय में पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए थे। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, वह मुगल राजसी महिला जिसकी मृत्यु के बाद बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था? तो ये थी हमीदा बानो बेगम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत मुगल कालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।
जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।